हेलो गाइस, वेलकम टू एमआरएस क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वीकली कैप्सूल सीरीज़ स्टार्ट की थी। इस सीरीज़ का कैप्सूल नंबर 1 हमने पिछले इतवार को डिस्कस किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद जाकर देखिए। आज हम कैप्सूल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का कैप्सूल है क्या। आज का कैप्सूल मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट बताता हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिए कि इस वीडियो में मैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये डिस्कस करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो मैंने आज का कैप्सूल सिलेक्ट किया है उसी का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। आज का कैप्सूल क्या है? आज का कैप्सूल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी है और आपके जहन में भी ये आया होगा कि ब्लड जो ही हमें इंजरी या ट्रामा कभी होता है तो ब्लड उस टाइम कोगुलेट होता है, ब्लड उस टाइम कोगुलेट होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में कोगुलेट क्यों नहीं करता है? यानी ये जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है ये ब्लड वेसल्स में ही कोगुलेट क्यों नहीं होता है? इस वीडियो में हम इसका मतलब पोस्टमार्टम करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है और हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है इन ब्लड वेसल्स। ये हिपेरिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी के दो सेल्स, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, ये दो टाइप की सेल्स है जो ये सेक्रेट करती है, जो ये बनाती है हिपेरिन। हिपेरिन जो केमिकल सब्सटेंस है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हिपेरिन आता कहाँ से है? इसके लिए हमारे बॉडी में दो सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, जो ये सेक्रेट करते हैं। और कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी है जिनकी वजह से ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं हो पाता है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी है, उनमें से पहला ये है कि आप ये देखिए, आप ब्लड जो होता है ये ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। इसकी वजह से इसे रुकने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जो मतलब इसको रुकने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ये नॉट कोगुलेट, ये कोगुलेट नहीं हो पाता। ये भी एक फिजिकल रीज़न है। कोगुलेशन के लिए ब्लड का रेस्ट में होना ज़रूरी है। ब्लड कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, इसकी वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है। और एक रीजन भी है, कोगुलेशन प्रोसेस के लिए फ्री एयर का भी एक अहम रोल होता है। फ्री एयर इज इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन टू ऑकर। कोगुलेशन प्रोसेस होने के लिए फ्री एयर का भी रोल होता है। हमारे ब्लड में जो एयर प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में जो एयर प्रेजेंट होता है वो फ्री नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। हमारे ब्लड में दो गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है विद हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों फ्री नहीं होते हैं, ये गैसेस ब्लड में प्रेजेंट होती है लेकिन ये फ्री नहीं होते हैं, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहते हैं। इसलिए इस वजह से भी ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं होता है। क्या आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो ये ब्लड होता है ब्लड बैंक्स में, जो ब्लड बैंक्स में ब्लड होता है वो कोगुलेट क्यों नहीं करता है? आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि जो ब्लड बैंक्स में ब्लड होता है, एक तो वो रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, बैंक्स में होता है, स्टोर होता है। दूसरा उसका जो जब मतलब ड्यूरिंग डोनेटिंग, जिस वक्त डोनर उसको डोनेट करता है उस वक्त वो एयर की कांटेक्ट में भी आता है,
तो फिर भी ये जो स्टोर्ड ब्लड होता है, जो ब्लड बैंक्स में ब्लड होता है, ये कोगुलेट क्यों नहीं करता है? ये कोगुलेट क्यों नहीं करता है? ये कोगुलेट क्यों नहीं करता है? इसका सिंपल जवाब है, ये मैंने एक सैंपल लाया है, एक फोटो लाया है, आपने ये देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, यही स्टोर्ड ब्लड होता है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, यानी एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट को हम इमिडिएटली ऐड करते हैं, यानी जो ही हम डोनर से ब्लड लेते हैं तो इमिडिएटली उसमें हम एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। जो ही हम ब्लड को स्टोर करते हैं, जो ही डोनर उसको डोनेट करता है, इमिडिएटली उसमें हम ऐड क्या करते हैं? एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। आर्टिफिशियल मोस्टली यूज्ड एंटीकोगुलेंट, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एंटीकोगुलेंट, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज मोस्टली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है। मोस्टली यूज्ड एंटीकोगुलेंट जो यूज़ करते हैं वो है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। इसकी एक इमेज भी मैंने लाई है। जो ही ब्लड को सैंपल में इकट्ठा किया जाता है, फिर ये जो होता है ये उसमें इंजेक्ट किया जाता है। ये लिखा है यहाँ पर एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD सॉल्यूशन, ये उसमें ऐड किया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, ये उसको कोगुलेट नहीं होने देता है। मगर बट द एंटीकोगुलेंट बेटर देन एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोजेस, इससे भी अच्छा है, मतलब ये मोस्टली यूज्ड है मगर इससे भी एक बेटर एंटीकोगुलेंट जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसका नाम है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। ये नाम आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12th केमिस्ट्री में भी आपने ये नाम सुना होगा EDTA। इसीलिए मैंने इसका एक स्ट्रक्चर भी यहाँ लाया है। आपने ये स्ट्रक्चर NCERT में देखा होगा। इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, CH डबल बॉन्ड CH होते हैं और ये 4 ग्रुप होते हैं, CH2COH, 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 CH2COH। ये किसका स्ट्रक्चर है? EDTA का। ये कीलेटिंग लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। इसको भी इस्तेमाल हम करते हैं एज एन आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। इनका काम क्या होता है? हम इन एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये काम क्या करते हैं? जो हमारा ब्लड होता है, जो डोनर ने ब्लड डोनेट किया होता है, उसमें कैल्शियम आयन्स होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैल्शियम आयन्स आर इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इन द कोगुलेशन प्रोसेस कैल्शियम आयन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, जो ही हम डोनर से मतलब ये डोनर से ब्लड रिसीव करते हैं तो फिर हम उसमें एंटीकोगुलेंट डालते हैं। इस ब्लड में प्रेजेंट क्या होता है? इस ब्लड में कैल्शियम आयन्स Ca2+ कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये होते हैं कौन? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स। ये इन कैल्शियम आयन्स को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? जो ही ये कैल्शियम आयन्स ट्रैप होते हैं, उससे क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन्स कोगुलेशन प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर ये कैल्शियम आयन्स कोगुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो कोगुलेशन प्रोसेस नहीं होगी। मतलब कैल्शियम आयन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन टू आकर एंड हेंस इससे क्या होता है? जो ही हम ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स ऐड करते हैं ब्लड में, तो ब्लड का क्या होता है? ब्लड बैंक्स में कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। हेंस जो ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स है, ये ब्लड को बचाते हैं किससे? कोगुलेट होने से। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आपने लीच देखी होगी। लीच क्या करती है? ये सक ब्लड करती है। आपने ये पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। ये लीच होती है, ये ब्लड को सक करती है। इसके सिलेवरी ग्लैंड्स में भी एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है हेरोडिन। हेरोडिन भी एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो लीच की सिलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग सकिंग, जब ये सक ब्लड करती है फ्रॉम द होस्ट, तो ये एंटीकोगुलेंट उस ब्लड को कोगुलेट होने से बचाती है।
यही लिखा है यहाँ पर, इट प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग सकिंग द ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट। जो जब ये होस्ट से सक ब्लड करती है तो उस वक्त जो ये ब्लड मतलब पी जाती है उसका कोगुलेशन ना हो, उसके लिए इसके सिलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम है हेरोदिन। होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सवाल का जवाब। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे को कैप्सूल नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।